गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संदीप सारण, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, आपके समक्ष एक नए टॉपिक के साथ हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स पिनाकल सारण सर पर आपसे रूबरू होंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि आपको और आपके जो साथी हैं उन सबको भौतिक विज्ञान के लगातार ये टॉपिक के वीडियो मिलते रहें तथा आपकी पढ़ाई निरंतर जारी रहे। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष हैं। टॉपिक रहेगा आज हमारा कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को जब लाया जाता है तो उस लाने में किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। हम इस बात को पिछले टॉपिक में भी पढ़ चुके हैं। पहले इसकी परिभाषा देख लीजिए। ये कहता है विद्युत क्षेत्र में शून्य ऊर्जा की स्थिति से, शून्य ऊर्जा की स्थिति का मीनिंग यहाँ पर है कि अनंत से लेके आए हैं हम। अगर विद्युत क्षेत्र के बाहर बिंदु स्थित है तो वहाँ पर उसकी ऊर्जा शून्य होती है। किसी विशेष स्थिति तक, विशेष स्थिति का यहाँ मीनिंग है विद्युत क्षेत्र में कोई निश्चित बिंदु पर ले जाने में या घुमाने में किया गया कार्य उस द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के तुल्य होगा। अर्थात सिंपल सी भाषा में समझें, किसी द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी निश्चित बिंदु पर लाने में जो कार्य किया गया है वो उस द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। हम इसी की चर्चा करते हैं। पहले इस डायग्राम को देख लीजिए। ये जो मैंने लाल रेड बना रखे हैं ये समान दूरी पर आपकी विद्युत बल रेखाएं हैं जो विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। यानी ये हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। इसका मीनिंग ये हुआ कि प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान रहेगा। वो ई नियत है। ये हमने ब्लैक बनाया है ऐसे। ये एक द्विध्रुव लिया और द्विध्रुव की परिभाषा आप जानते हैं कि समान व विपरीत आवेश किसी निश्चित दूरी से एक दूसरे से दूर स्थित हों तो उस संरचना को हम क्या कहते हैं, द्विध्रुव। यहाँ हमने आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू लिया और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2a। इसलिए ये द्विध्रुव है। इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, कोई भी एक आवेश का परिमाण व इनके मध्य दूरी के गुणनफल के तुल्य हो जाएगा। P = Q × 2a के इक्वल हो जाएगा। अब हमने यहाँ क्या किया है, इसको समझने की कोशिश करें कि ये हमारा विद्युत क्षेत्र था, ये इसकी दिशा है। यहाँ हमारा अनंत पे ऐसे द्विध्रुव रखा -q +q। इस अनंत की स्थिति से इसके अंदर लेके आए हैं। देखिए जब इसके अंदर ये पूर्ण रूप से एंट्री करेगा तो ये -q और यहाँ +q होगा, जैसे ये चित्र में मैंने दर्शा रखा है। तो आप देखिए इनके द्वारा जो तय की गई दूरी है, यहाँ से यहाँ तक आने में q ने मान लीजिए x दूरी तय की और -q कितनी दूरी करेगा, x तो ये करके आएगा प्लस ये 2a एक्स्ट्रा दूरी तय करेगा, क्योंकि ये -q यहाँ था, यहाँ से आया है तो यहाँ पहुँचा और ये यहाँ तक पहुँचा। तो +q आवेश की तुलना में -q आवेश 2a दूरी ज़्यादा तय करेगा। इस बात को यहाँ निश्चित कर लें। तो चित्र से मैंने इसमें लैंग्वेज लिखी हुई और आपने नोट्स बना लिए होंगे, नहीं बनाए हो तो यहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं कि द्विध्रुव को अनंत से क्षेत्र में लाया जाता है। यानी हमारा द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के बाहर स्थित था। -q पर क्षेत्र दोबारा कार्य होगा, क्योंकि ये ऋण आवेश है। ऋण आवेश है तो विद्युत क्षेत्र इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो इसको बोलते हैं क्षेत्र के द्वारा आरोपित किया गया कार्य। मैंने यहाँ स्पष्ट भी बात लिख दी है क्योंकि क्षेत्र इसे आकर्षित करेगा। जबकि धन आवेश है वो क्षेत्र के द्वारा प्रतिकर्षित होगा। प्रतिकर्षित होगा तो हमने क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि +q पर बाह्य स्रोत के द्वारा कार्य किया जाएगा, तब जाके ये अंदर आएगा। और मैंने ऊपर स्पष्ट कर दिया आपको कि -q आवेश धन आवेश की तुलना में ज़्यादा दूरी तय करेगा और वो ज़्यादा दूरी कितनी हो जाएगी, 2a दूरी। क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि -q आवेश क्षेत्र के अंदर 2a अधिक दूरी तक
इसके अंदर चला जाएगा। इसलिए ये माइनस क्यू आवेश द्वारा जब 2a अधिक दूरी तय की गई तो इसके द्वारा अधिक कार्य भी किया जाएगा। वो अधिक कार्य किसके बराबर होगा? ऋण आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया अतिरिक्त कार्य। अतिरिक्त कार्य क्या होता है? आवेश पर लगने वाला बल गुणा में तय की गई दूरी। और बल क्या होता है? हमें पता है F इज इक्वल टू आवेश गुणा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको हम बल बोलते हैं, विद्युत बल बोलते हैं। तो बल तो कितना जाए? आवेश माइनस का तो माइनस क्यू रख देंगे, तो हमारे पास ये यहाँ से इक्वेशन हो जाएगी कि बल तो कितना गया? माइनस क्यू इंटू ई। और कितनी दूरी तय की गई? एक्स्ट्रा दूरी कितनी थी? 2a। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसको अगर रीअरेंज करें, माइनस का माइनस आ जाएगा, ई की जगह रह गया क्यू और 2a मिलके क्या बनाते हैं? p। इसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इस तरीके से ये जो हमारा W1 कार्य है, ये एक बार उस द्विध्रुव को अनंत से क्षेत्र के समानांतर लाने में किया गया कार्य है। यह मैंने लिख भी दिया, इस अवस्था में विद्युत क्षेत्र के समानांतर कौन है? द्विध्रुव। तथा यह कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। यानी किसी क्षेत्र में हम द्विध्रुव को रखते हैं तो उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा संचित होगी उसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। एक केस तो ये हो गया हमारा, इसको नोट कर लेना। अभी तक सिर्फ हम द्विध्रुव को क्षेत्र के अंदर तक लाए हैं। अब क्या कहता है? द्विध्रुव को अनंत से क्षेत्र में इस प्रकार लाया जाता है कि विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता हो। अब ये तो समानांतर लाने में कार्य। अगर मान लीजिए हम यहाँ से देख लीजिए, ये हमारा क्षेत्र था, अनंत से द्विध्रुव को इसमें इस प्रकार लाए कि ये इस तरीके से संचित हो गया। यहाँ माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। तो हम केस क्या पढ़ेंगे? जो हमने ऊपर कार्य पढ़ा W1, वो तो इसको इसके समानांतर लाने में था, तो इसको इतना और घुमा देंगे थीटा कोण पे, तो ये अलग कार्य होगा। यानी विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को एक कोण से दूसरे कोण तक घुमाने में किया गया अतिरिक्त कार्य ये W2 के समानांतर हो जाएगा। यहाँ देखिए, ध्यान देने की बात है, हमारा द्विध्रुव जो लाए हैं वो कैसे रखा हुआ है? E के समानांतर। समानांतर होगा तो प्रारंभिक कोण कितना हो गया? 0 डिग्री। कितना घुमाया उसको? थीटा कोण पर। ये यहाँ से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, यानी अंतिम कोण क्या हो गया? थीटा 2। तो हमने जो पिछला आर्टिकल पढ़ा था, लास्ट टॉपिक पढ़ा था, तो उसमें हमने W का फॉर्मूला पढ़ा था, किया गया कार्य घुमाने में PE ब्रैकेट में कोस ऑफ थीटा1 माइनस कोस थीटा2, ये हमारा आर्टिकल आया था। और यहाँ हमने क्या किया है? द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की समानांतर स्थिति से किसी थीटा कोण की स्थिति में घुमाया गया। तो प्रारंभिक कोण कितना हो गया? 0 डिग्री, और अंतिम कितना हो गया? थीटा। तो यहाँ थीटा1 की जगह 0 रख देंगे और यहाँ हम थीटा रख देंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा? W2 इज इक्वल टू ये सूत्र हो गया PE कोस थीटा1 कोस थीटा2। यहाँ थीटा1 की जगह मान रख दिया हमने 0 डिग्री, यहाँ रख दिया थीटा। कोस 0 का मान कितना होता है? हमें पता है कोस 0 का मान 1 होता है, तो ये मान तो कितना हो गया? 1। और ये कितना रह गया? कोस थीटा। ये हमारा W2 कार्य हो गया। अगर इस टॉपिक को ढंग से समझ लिया जाए तो हमने दो काम किए हैं। द्विध्रुव को अनंत से पहले विद्युत क्षेत्र के समानांतर लेके आए, ये माइनस क्यू प्लस क्यू, यहाँ कार्य संचित हुआ ऊर्जा के रूप में। फिर इस द्विध्रुव को हमने किसी थीटा कोण पे घुमाया विद्युत क्षेत्र के साथ, तो दूसरा कार्य ये हो गया। कुल कार्य क्या हो गया? दोनों कार्यों के योग के बराबर। अतः द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी थीटा कोण की स्थिति पर लाने में किया गया वास्तविक कार्य दोनों कार्यों के योग के बराबर हो जाएगा। तो W1 का मान रख दिया -P, W2 का मान हमने निकाला ये रख दिया। इसको अगर ब्रैकेट को खोल के देखोगे तो क्या हो जाएगा? ये -P ऐसे कैसा? इस P की 1 से गुणा करोगे तो PE प्लस का, और इसके साथ गुणा करोगे तो माइनस का, ये और ये कट जाएंगे। तो क्या बचेगा? W इज इक्वल टू PE कोस थीटा माइनस का ऋणात्मक ऊर्जा। ऋणात्मक ऊर्जा, ये ऋणात्मक चिन्ह किस चीज़ को प्रदर्शित करता है? ऋणात्मक ऊर्जा इस चीज़ को प्रदर्शित करता है कि विद्युत क्षेत्र के द्वारा आपके द्विध्रुव को आकर्षित किया गया है, यानी इनके मध्य बल है वो आकर्षण बल है। यह जो कार्य निकला हमारा परिणामी या वास्तविक कार्य, यह स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। और जब स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा को U से लिखते हैं। U क्या हो जाएगी? -P कोस थीटा। यहाँ देखिए P भी सदिश राशि है और E भी सदिश राशि है। P भी क्या है? सदिश राशि है।
ई भी क्या है, सदिश राशि है, और इनके साथ क्या है, कोस थीटा। कोस थीटा तो डॉट प्रोडक्ट, तो हम इसको सदिश रूप में कैसे लिख सकते हैं, इसको सदिश रूप में लिख सकते हैं u इज इक्वल टू माइनस ऐसे कैसा p डॉट ई, यानी ऊर्जा हमारी अदिश राशि है, जबकि p व e सदिश राशि होने के कारण इनके मध्य गुणनफल जो होगा वो अदिश गुणन होगा। तो स्थितिज ऊर्जा का ये सदिश रूप है। ये हमारा आज का टॉपिक था। अब हमें जो हमारा ये चैप्टर हमने पढ़ा है, जो हमने चैप्टर विद्युत विभव जो हमने चैप्टर पढ़ा है 12th क्लास का, इसके कुछ न्यूमेरिकल की हम चर्चा करेंगे। इसके न्यूमेरिकल की चर्चा कैसे है वो देख लीजिए। मैंने न्यूमेरिकल लिखे, इनको आप कॉपी में लिख लें और मैं इनको सोल्व करके बताऊंगा, फिर आप इनको सोल्व करके देख लें। अगर आपको ये चैनल हमारा अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भेजें ताकि सभी बच्चे हमारे इस ग्रुप से जुड़ सकें और वो इसका फ़ायदा ले सकें। हमारा मेन उद्देश्य इस वीडियो के माध्यम से भौतिक विज्ञान को आसान तरीके से ज़्यादा बच्चों तक इसका लाभ पहुंचाना है। ये हमारा मूल मोटिव और मूल उद्देश्य है। देखिए, हम न्यूमेरिकल की चर्चा करते हैं। ज़्यादातर बच्चों की समस्या क्या आती है कि उनको न्यूमेरिकल को लेके एक संशय रहता है कि सर हमारा जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो कमज़ोर है, हम तो बायो के स्टूडेंट हैं, हमारे तो मैथ कमज़ोर है, इस वजह से हम नहीं कर पा रहे। लेकिन ऐसे अवधारणा ये गलत है। आप न्यूमेरिकल की लैंग्वेज को अच्छे से समझें, न्यूमेरिकल के कीवर्ड अच्छे से समझें और उसको टॉपिक के साथ जोड़ के देखेंगे तो आपका द्वारा किया गया न्यूमेरिकल बहुत बेहद आसान होगा। इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए कि न्यूमेरिकल कोई मुश्किल चीज़ है। आप रुचि रखें, उसका निरंतर अभ्यास करें, आपको सब समझ में आएगा। देखिए, हम इसके कंसेप्ट से जोड़ के पढ़ते हैं। पहला न्यूमेरिकल हमारा है, आप देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के आवेशित गोलीय कोश की सतह पर विभव 10 वोल्ट है, यानी 10 वोल्ट विभव है। ये हमारा गोलीय कोश है, इसको ऐसे समझ लो, ये गोलीय कोश है, इसकी यहाँ पर 10 वोल्ट विभव है, ये इसका केंद्र बिंदु है और इसकी त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है। ये कहता है इसके केंद्र से, यानी केंद्र बिंदु ये है, इससे 5 सेंटीमीटर दूरी पर, 5 सेंटीमीटर यानी, अब इसके कीवर्ड हम देख लेते हैं क्या क्या। सबसे पहली चीज़ है गोलीय कोश है। हमारा टॉपिक कौन सा है कि आवेशित गोलीय कोश, आवेशित गोलीय कोश के कारण किसी बिंदु P पर विभव का व्यंजक, ये हमारा टॉपिक है। और यहाँ त्रिज्या यानी कैपिटल R दे रखा 10 सेंटीमीटर और स्मॉल r दे रखा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो r लेस देन कैपिटल R है, यानी जो हमारा P बिंदु की दूरी केंद्र से है वो छोटी है, त्रिज्या बड़ी है। इसका ये भाव हुआ कि हम किस बिंदु पर विभव निकालना चाहते हैं, विभव वो उस बिंदु पर निकालना चाहते हैं जो गोलीय कोश के अंदर स्थित है। देख लीजिए कंसेप्ट कैसे जुड़ रहा है, गोलीय कोश के अंदर स्थित है। तो अगर इसको चित्र से समझने की आप कोशिश करेंगे तो ये हमारा गोलीय हो गया, ये हमारा केंद्र बिंदु है और ये इसका बिंदु यहाँ 5 सेंटीमीटर दूरी पे, यहाँ हमने विभव निकालना। इसके पृष्ठ पर विभव कितना दे रखा है, वी पृष्ठ दे रखा 10 वोल्ट। अब इसकी गणना बिल्कुल ईजी है। हमें इस बात का ध्यान होना चाहिए कि गोलीय जो कोश होता है, मैंने टॉपिक पढ़ाया तब बताया था गोलीय कोश के अंदर द्रव्यमान नहीं होता, द्रव्यमान ये अंदर से खोखला है। अगर द्रव्यमान नहीं है तो आवेश भी नहीं होगा और इसके अंदर आवेश नहीं है। अगर अंदर आवेश नहीं है तो विभव क्या होगी, वही विभव रहेगी जो इसके पृष्ठ पर है। तो हम क्या कह देंगे, V अंदर बराबर है V पृष्ठ, V पृष्ठ। अब बिंदु हमारा अंदर है और पृष्ठ पर विभव कितनी दे रखी है, 10, तो अंदर विभव कितनी होगी, 10। ये हमारा आंसर हो गया। लोग बिल्कुल इजी आंसर था।
यानी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के आवेशित गोलीय कोश की सतह पर विभव दे रखा था। हमने इसके अंदर यानी 5 सेंटीमीटर दूरी, हमें ये पता लगाना 5 सेंटीमीटर कम होती है, यानी ये विभव के हमारे जो गोलीय कोश है उसके अंदर की बात कर रहे हैं, और गोलीय कोश के अंदर विभव का मान है वही मान होगा जो इसके पृष्ठ पर है, और पृष्ठ पर 10 वोल्ट था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम इसका आंसर लिख देंगे V अंदर है बराबर है V पृष्ठ। ऐसे पहले फॉर्मूला लिख लें, V पृष्ठ और V पृष्ठ 10 वोल्ट, तो हम कह देंगे इसके अंदर विभव का मान 10 वोल्ट ही होगा। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपके बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया था 1 नंबर में। ये कहता है 10⁻9 कूलाम के बिंदु आवेश, यानी कूलाम दे रखा, तो ये तो Q दे दिया आपको 10⁻9 के कारण 1 मीटर दूरी पर R कितने दे दिया, 1 मीटर। क्या निकालना हमने, विभव का सूत्र निकालना है। विभव का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर है KQ/R, या दूसरी भाषा में अगर आप लिखना चाहें तो V बराबर है 1/4 πε0 Q/R। इससे इजी हो ही नहीं सकता। ये वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, ये वैल्यू 9 × 10⁻9 इंटू Q गिवन है 10⁻9 अपॉन R कितना 1, तो 10⁻9 से +9 कट जाएगा, तो आंसर कितना हो गया। इसको ऐसे लिख लो आप, V = 9 × 10⁻9 गुणा में Q का मान रख दिया 10⁻9 और दूरी होगी 1। देखिए ये प्लस पावर है, ये माइनस कट गई, तो आंसर कितना हो गया 9 वोल्ट। ये हमारा आंसर हो गया भाई, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, 9 वोल्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 500 माइक्रोकूलाम आवेश को समविभव पृष्ठ पर, यानी सबसे पहले आप पृष्ठ बना लीजिए, ये समविभव पृष्ठ है, ये बिंदु A से समविभव पृष्ठ पर बिंदु B के ऊपर हम किसको लेके गए हैं, Q = 500 माइक्रोकूलाम। ये इसके कीवर्ड ढूंढ लीजिए। आवेश दे रखा है, पृष्ठ कौन सा है, समविभव पृष्ठ। क्या किया हमने, एक बिंदु से दूसरे यानी A से B तक लेके गए, कार्य कितना होगा, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। कार्य क्या होता है, कार्य होता है आवेश गुणा में विभवांतर। विभवांतर का मतलब हो गया आवेश गुणा में अंतिम बिंदु का विभव माइनस प्रारंभिक बिंदु का विभव। ये हमारा सूत्र है कार्य निकालने का, जब किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर लेके जा रहे हैं। तो कौन सा पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, समविभव पृष्ठ उस पृष्ठ को कहा जाता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो। इसका मतलब A और B दोनों बिंदु विभव के ऊपर हैं, पृष्ठ के ऊपर हैं, पृष्ठ के ऊपर है, तो दोनों बिंदुओं की विभव क्या होगी, बराबर रहेगी Q × V - V। V में से V गया तो 0, तो कितना कार्य करना पड़ेगा, 0। और अगर आपको ध्यान हो तो ये एक गुणधर्म था समविभव पृष्ठ का, कि समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में किया गया कार्य 0 होता है। ऐसे कैसा ही न्यूमेरिकल हो जाएगा। तो कार्य क्या हो जाएगा, यहाँ पर कार्य हो जाएगा W, आप सूत्र लिखेंगे VB - VA और दोनों को लिख देंगे Q × V - V बराबर है 0, तो 0 कार्य होगा इसके ऊपर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लीजिए, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और परीक्षा लायक क्वेश्चन है। ये कहता है यदि दो बिंदु A व B भर, ये दो बिंदु हैं, ये A बिंदु, ये B बिंदु है, A पर वोल्टेज कितनी है 4 वोल्ट, A पर वोल्टेज है 4 वोल्ट और B पर कितनी है 8 वोल्ट हो, तो 5 माइक्रोकूलाम, Q का मान है 5 माइक्रोकूलाम आवेश को बिंदु A से B लेके गए हैं, इस दिशा में हम गए हैं, कितना कार्य होगा। अभी मैंने आपको बताया था, कार्य का सूत्र बताया था। कार्य का सूत्र क्या था, कार्य का सूत्र था W बराबर है आवेश इंटू अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभ बिंदु का विभव। यानी A से B गए हैं, B अंतिम बिंदु है, A प्रारंभिक बिंदु है, तो हम इसको रख देंगे फॉर्मूले को। Q अपने ये दे रखा है, यहाँ रख देंगे, VB यहाँ रख देंगे और VA का मान यहाँ रख देंगे। तो देखिए कैसे हल कर लेंगे। W = Q का मान रखो 5 × 10⁻6, 1 माइक्रो किसके बराबर होता है 10⁻6 ब्रैकेट। VB का मान कितना 8 वोल्ट, VA का मान कितना है 4 वोल्ट, रख दिया। 5 × 10⁻6 गुणा में 8 में से 4 गया तो 4, गुणा कर दो 5 चौका 20, तो हमारा आंसर क्या हो गया, बराबर है 20 × 10⁻6 जूल।
अगर माइक्रो में लिखना चाहें तो 20 माइक्रो जूल भी कह सकते हो, और भी इसको अगर आगे एक तरीका और है इसको, या ऐसे भी कह सकते हो 20 की बजाय 2 लिख दो, 2 गुणा में 10⁻5 जूल। जो भी आपको उचित आंसर लगे वो उचित आंसर निकाल देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। ये कहता है कि 5 गुणा में 10⁻8 कुलाम और -3 गुणा 10⁻8 कुलाम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव का मान 0 होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। यानी हमने ये निकालना है कि कौन से बिंदु के ऊपर विभव का मान 0 रहेगा जब दोनों आवेशों को हम मिला रहे हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है हमारा ये। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें विभव का सूत्र निकालना है और परिणामी बिंदु जो हमने लेना है, जिस बिंदु पर हम, बिंदु कोई भी हो सकता है वो, जहाँ हम इसका विभव 0 निकालेंगे तो हम फॉर्मूला रख देंगे। पहले चित्र से समझ लीजिए। चित्र क्या कहता है कि ये इस तरीके से डायग्राम है। यहाँ हमने Q1 आवेश है, Q1 आवेश की मैं वैल्यू रख देता हूँ, क्या है 5 गुणा में 10⁻8। दूसरा बिंदु ये है, यहाँ पर हम -3 गुणा में 10⁻8 ये आवेश है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दे रखी है 16 सेंटीमीटर। हमने कोई बिंदु लेना है जहाँ पर विभव का मान 0 हो। हमने ये बिंदु P मान लिया है कि इस P बिंदु पर विभव का मान 0 है। ये इस पहले आवेश से कितनी दूरी पे है x दूरी पे, दूसरे से कितना हो जाएगा 16 - x दूरी पे। यानी क्योंकि ये को टोटल दूरी कितनी है इस A बिंदु से B बिंदु की, मैंने A B नाम रख दिया। A से B 16 सेंटीमीटर दूर है, A से P तक कितना हो गया x, तो बाकी कितना बचेगा 16 - x। तो हम क्या करें, इस A के कारण P बिंदु पर विभव निकाल लो, फिर B के कारण विभव निकाल लो, आपका आंसर निकल जाएगा। पहले मैं A के कारण P पर विभव निकालता हूँ। तो आप चित्र को दिमाग में रखें। यहाँ हमारा आवेश था ये वाला प्रथम आवेश, यहाँ हमारा आवेश था दूसरा आवेश। इनके पहले P बिंदु की दूरी कितनी ली थी हमने x, तो फॉर्मूला लगा दें। फॉर्मूला हो गया VA से P की बराबर है K का मतलब 1π/4πε0। आवेश कौन सा है 5 गुणा में 10⁻8 बटे हुए दूरी कितनी ली है हमने x। ये A से P हो गया। अब इसी प्रकार B से P निकाल लो। K ऐसे का ऐसा आवेश कौन सा हो जाएगा -3 गुणा में 10⁸ बटे हुए दूरी कितनी होगी 16 - x। ये A से P का विभव है, ये B का P पर विभव है। क्या कहता है परिणामी नेट निकाय, यानी हमारा विभव कितना होना चाहिए 0। यानी इस विभव को और इस विभव को दोनों को जोड़ दो तो 0 के बराबर हो। यानी शर्त क्या है A से P का विभव प्लस B से P का विभव बराबर है 0। A से P का मान रखो, B से P का मान रखो, तो रखे मान रखो, ये हो जाएगा 1/4πε0, यानी K भी कह सकते हो इसको। Q हो गया 5 गुणा में 10⁻8 बटे हुए x माइनस का, क्योंकि सेकंड वाला माइनस का था हमारा, 1/4πε0 3 गुणा में 10⁻8 बटे हुए 16 - x बराबर है 0। 16 - ये x बराबर है 0, ये हमारी शर्त है। अब इस माइनस वाला है तो उस दिशा में लेके चले जाओ। जब उस दिशा में लेके तो क्या बन गया 1/4πε0 5 गुणा में, अच्छे से बना लेते हैं इसको, 5 गुणा में 10⁻8 बटे हुए x बराबर है, उधर लेके जाएंगे माइनस का था तो प्लस में हो जाएगा। प्लस में कितना हो जाएगा 1/4πε0, ऊपर है 3 गुणा में 10⁻8 बटे हुए 16 - x। देखो 1/4πε से 1/4πε कट गया, 10⁻8 से 10⁻8 कट गया, क्या बच गया इधर तो 5/x। ये हमारे पास बच गया, इस दिशा में हो गया 5 बटे हुए x बराबर है, इधर बच गया हमारे 3 बटे हुए 16 - x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई का हमें पता है 5 की इसके साथ गुना और x की इसके साथ गुना करें। गुना करके देखो 3 की x से करोगे तो 3x बराबर है 16 × 5
80, 16 की और 5 की गुना कर दो, 16 पंजे 80, माइनस 5 की x से करोगे तो 5x, अच्छे से बना लो इसको, 5x। अब हमें क्या करना है, ये 5x है, इसको उठा के इस 3x की साइड में ले जाएंगे। जब 3x की साइड में लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, ये हमारा 3x तो इधर था ही, उधर से 5x को और ले आए, बराबर है उस दिशा में सिर्फ 80 बचा। 5 और 3 कितना हो गया, 8x बराबर है 80, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 को इस 8 से भाग दे दो, काटोगे तो कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। अब इसको समझ लीजिए अच्छे से, डायग्राम पे दोबारा जाते हैं हम। ये हमारा डायग्राम था, यहाँ पहला आवेश था Q1, यहाँ दूसरा आवेश था Q2, इनके बीच में दूरी थी 16 सेंटीमीटर। यहाँ हमने P बिंदु लिया था और इस दूरी को मैंने x और इसको 16 माइनस x का था। x का मान हमारा क्या आया, 10 सेंटीमीटर, ये हो गया 10 सेंटीमीटर, तो ये कितना बच गया, 6 सेंटीमीटर। तो देखिए इसको लिखने का क्या तरीका हो सकता है, हमारा ये तरीका हो सकता है कि ये Q1 आवेश कौन है, 5 गुना 10 की माइनस 8, 5 गुना 10 की माइनस 8। हम ये कहेंगे कि जिस बिंदु पर विभव का मान 0 है वह बिंदु प्रथम आवेश यानी 5 गुना 10 की माइनस 8 कूलाम आवेश से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है। या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जिस बिंदु पर विभव का मान 0 है यानी P बिंदु, हमारे आवेश -3 गुना 10 की 8 माइनस 8 कूलाम आवेश से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। दोनों का एक ही मतलब है, चाहे आप पहले वाले इस आवेश से दूरी निकाल लो कि इससे इसकी दूरी 10 सेंटीमीटर है, या ये कह दो इस आवेश से 6 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो इस तरीके से हम मान निकाल लेंगे कि x का मान कितना आया था हमारा, 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट के ऊपर आधारित क्वेश्चन है। ये कहता है आवेशित चालक गोले को Q आवेश दिया गया है। हमारा जो आवेशित चालक गोला है उसको आवेश कितना दे रखा हमने, Q गोल, कैपिटल Q आवेश दिया हुआ है। ये हमारा गोला है, इसके को हमने क्या दे दिया, Q आवेश दे दिया, कैपिटल Q आवेश इसके पृष्ठ पर है। और गोला कैसा है, ये अचालक, तो इसका मतलब ये आवेश संपूर्ण भाग में फैला हुआ है इसके। ये कहता है इसकी त्रिज्या कैपिटल R है, त्रिज्या कैपिटल R होगी। उसके बाद क्या कहता है, ये केंद्र बिंदु है और ये इसका पृष्ठ है। ये कहता है एक अन्य आवेश स्मॉल q को लेके आए जो गोले के केंद्र पर था, इसको केंद्र से लेके पृष्ठ तक लेके जाना है, तो किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को फिर समझ लीजिए एक बार डायग्राम से। ये हमारा कोई गोला था जिसकी त्रिज्या R थी और इस पर आवेश कैपिटल Q था, इसका केंद्र बिंदु O है। यहाँ से हम Q आवेश को लेके इसके पृष्ठ तक जाना चाहते हैं, तो तय की गई दूरी तो कितनी हो जाएगी, इसकी त्रिज्या के बराबर, क्योंकि इसके केंद्र से इसका पृष्ठ कितनी दूरी पे है, इसकी त्रिज्या की दूरी के समान होगा। आवेश कौन है, स्मॉल Q, तो हमें ये पता है कि इसके केंद्र पर विभव का मान निकालो और इसके पृष्ठ पर विभव का मान निकालो। केंद्र पर विभव का मान मैंने A नाम दे दिया और इसके पृष्ठ पर B रख दिया। तो सूत्र क्या था हमारे पास, अगर आप ध्यान से देखें तो सूत्र क्या था हमारे पास, मैं सूत्र लिख देता हूँ एक बार, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। सूत्र हमारा था कि W, मैं यहाँ लिख देता हूँ सूत्र को, W बराबर है आवेश इंटू अंतिम विभव बिंदु पर विभव माइनस प्रारंभिक बिंदु पर विभव, VB माइनस VA। अंतिम बिंदु कौन सा, पृष्ठ, तो इसको हम पृष्ठ का विभव V, पृष्ठ का विभव लिख देंगे। प्रारंभिक बिंदु कौन सा, केंद्र का V, केंद्र लिख देंगे और मान रख देंगे। और हम अच्छे से जानते हैं कि अचालक गोला है, ये भी ध्यान रखना, ये बात काफ़ी अच्छी बात है कि ये ध्यान रखना हमने, गोला कौन सा है, अचालक गोला है। और अचालक गोला जब होता है तो हम उसके लिए ये आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्या चीज़ है, हम आर्टिकल याद करो कि अचालक समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण उसके पृष्ठ पर विभव कितना था। आर्टिकल, पिछला आर्टिकल भी देख सकते हो आप, पिछले आर्टिकल से आपको समझ में आ जाएगा कि पृष्ठ पर विभव हमने कैसे निकाला था। यहाँ लिख लो V पृष्ठ बराबर है, क्या होता था, Q अपॉन कैपिटल R। यहाँ K का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन है,
अगर आप कन्फ्यूज़न हो कर रहे हैं तो ऐसे लिख सकते हैं इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q अपॉन R। ये हमारा पृष्ठ पर विभव का सूत्र है। दूसरा हमने कहाँ निकालना है, इसके केंद्र पर विभव का मान देख लीजिए। केंद्र पर विभव का मान क्या होता है? केंद्र पर विभव का मान हमारा V केंद्र। आर्टिकल को अगर ध्यान से देखा जाए तो V केंद्र पे था 3/2 V पृष्ठ, ये था, मैंने ऐसा आर्टिकल लिखा था। और V पृष्ठ और V पृष्ठ यानी ये वैल्यू यहाँ भी रख सकते हो। हमें दोनों का पता लग गया। हम कार्य निकालेंगे। कार्य W इज इक्वल टू, आवेश कौन था? Q। यहाँ लिखेंगे V पृष्ठ माइनस V केंद्र। ऐसे हमने इसका वैल्यू रख देंगे। रखें Q इंटू V पृष्ठ ऐसे का ऐसा रखो, क्योंकि हमें V पृष्ठ ऐसे का ऐसा रखो, माइनस केंद्र पे कितना था? 3/2 V पृष्ठ। यहाँ 3/2 माइनस में है और ये प्लस में है, तो 3/2 ज़्यादा वैल्यू होती है। यानी 3/2 का मतलब आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, 3/2 को 1.5 V पृष्ठ ऐसे भी लिख सकते हो। कॉमन V पृष्ठ आ जाएगा, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लोगे तो क्या हो गया? W बराबर है Q, V पृष्ठ भी कॉमन आ जाएगा और बचेगा क्या? 1 माइनस 1.5 V पृष्ठ। V पृष्ठ। अब देखिए Q ऐसे का ऐसा, इसको माइनस करोगे तो ये माइनस का 0.5 बचेगा, 0.5, और V पृष्ठ ऐसे का ऐसा। सोल्व कर लेते हैं। 1.5 का मतलब क्या होता है? 1.5 का मतलब 1/2 होता है। तो W इज इक्वल टू माइनस 1/2 Q इंटू V पृष्ठ ऐसे लिख देंगे। V पृष्ठ की वैल्यू हमें याद है, तो हमारा आर्टिकल क्या हो गया? हमारा आर्टिकल हो गया W इज इक्वल टू माइनस 1/2 Q गुना में 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q अपॉन R, और रीअरेंज करके रख दें इसको, क्योंकि V पृष्ठ की वैल्यू है ये। V पृष्ठ की वैल्यू है तो हम रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू माइनस 1/8, क्योंकि 2 बाहर था और 4 उसका, पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन कैपिटल R। ये हमारा किया गया कार्य है। यानी किसी अचालक गोले के केंद्र से उसके पृष्ठ तक ले जाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 1/8 पाई एप्सिलॉन 0। कैपिटल Q है हमारा गोले का आवेश, स्मॉल q है जिस आवेश को लेके गए, और R है इसकी त्रिज्या। ये हमारा ये क्वेश्चन था। ये इस प्रकार हमने इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हमने किए। आप इस वीडियो को देख के आप अपनी कॉपी में बाद में इन क्वेश्चनों को खुशम अपने तरीके से हल करके देख लेंगे, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सबको ये समझ में आएगा। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भेजो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चैनल से जुड़ें और अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस टॉपिक को यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।